बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने ASP.NET कोर MVC बिल्कुल बेसिक देखी थी। अभी आज के लेक्चर में हम एक प्रॉपर प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट ASP.NET कोर वेब एप्लीकेशन। नेक्स्ट ई-कॉमर्स सॉल्यूशन के नाम से बनाते हैं। क्रिएट, यहाँ से मॉडल व्यू कंट्रोलर वाला सिलेक्ट करना है। कॉन्फ़िगर फॉर HTTPS को ख़त्म कर देना है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल आप ख़त्म करना भूल जाते हैं तो आगे जाके भी आप इसको ख़त्म कर सकते हैं। प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। अभी हमने जो HTTPS को टिक हटानी थी, नहीं हटाई, तो वो सॉल्यूशन पे यहाँ पे राइट क्लिक करें, प्रोजेक्ट पे, और प्रॉपर्टीज़ पे जाएं। इसमें हमारे पास है डिबग का ऑप्शन। डिबग पे जाते हैं तो आपके पास यहाँ पे आ रहा होता है अनेबल SSL। ये टिक ख़त्म कर दें और कंट्रोल S कर दें। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि मॉडल क्या होता है, व्यू क्या होता है, कंट्रोलर क्या होता है। आज इसको हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे और थोड़ा सा मज़ीद डिटेल में देखेंगे जिससे हमें आसानी से समझ आ जाए। एक दफ़ा फिर बता देता हूँ। मॉडल आपका कपड़ों वाला बैग है जो आप घर जाते हो, ये तमाम कपड़े उस बैग में डाल लेते हैं और उस बैग में डिफरेंट मतलब जगह बनी होती हैं, कुछ आप कपड़ों के लिए, कुछ और सामान रखने के लिए। तो आप वो सारा चीज़ें एक जगह पे रखते हैं और बैग आसानी के साथ ले जाते हैं। मॉडल का हमारे MVC में यही रोल होता है। डेटाबेस से हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उठानी है, तो बजाय इसके कि सारी इन्फॉर्मेशन अलग अलग उठाई जाए, एक कंटेनर बना लेते हैं, एक मॉडल बना लेते हैं, डाटा इसमें फिल करते हैं और वो मॉडल हम व्यू को सेंड कर देते हैं। कंट्रोलर यानी कि नेविगेशन को कंट्रोल कर रहा होता है। हमारी जो रिक्वेस्ट जाती है डाटा लेने के लिए, कि मतलब मेरी रिक्वेस्ट जाती है कि मुझे इस CNIC के अगेंस्ट सारा डाटा दे दें कि ये बंदा कहाँ का है, क्या नेम है, वगैरह वगैरह। तो जो रिक्वेस्ट जाएगी वो कंट्रोलर कंट्रोल करेगा उसको, और डेटाबेस से कंट्रोलर उठाएगा डाटा और मॉडल में फिल कर देगा। ठीक है, कंटेनर में फिल कर देगा, कंटेनर वापस भेजेगा, तो व्यू उस कंटेनर के ज़रिए डाटा को रेंडर करेगा। रेंडर मतलब आपके पास डाटा जो है वो यूँ समझें कि ऐसी फॉर्मेट में है जिसको आप रीड नहीं कर सकते, और व्यू उसको रिप्रेजेंटेबल एबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ऐसी फॉर्म में जिसको आप देख के मतलब जिसको आप देख सकते हैं कि डाटा किस तरह का है। अभी देखते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पे मैं कंट्रोलर ओपन करता हूँ, तो होम का कंट्रोलर पहले बना हुआ है। मैं अपना एक कंट्रोलर बना लेता हूँ, उसके नाम में टेस्ट रख देता हूँ, टेस्ट कंट्रोलर। पहली दफ़ा जब कोई कंट्रोलर ऐड करेंगे तो यूनिगेट पैकेजेस वगैरह ऐड करता है। ये चूँकि इंटरनेट से डाउनलोड होके ऐड होते हैं तो इन पे बाज़ों का टाइम भी लगा देता है। ये हो गया। ये देखिए, एक सिंपल क्लास है, पब्लिक है, उसका नाम है टेस्ट कंट्रोलर। आगे कंट्रोलर से इनहेरिटेड है, उसके अंदर एक फंक्शन बना हुआ है जो कि पब्लिक फंक्शन है, यानी उसको एक्सेस किया जा सकता है क्लास के बाहर। ये रिटर्न टाइप है, आई एक्शन रिजल्ट, ये उसका नेम है, और पैरामीटर में कुछ भी नहीं ले रहा, और रिटर्न में हमें एक व्यू रिटर्न कर रहा है। यहाँ पे हम एक अपना एक्शन और बनाते हैं, उसकी रिटर्न टाइप स्ट्रिंग रखते हैं और गेट नेम उसका नाम रखते हैं, या से वेलकम नाम रखते हैं, और यहाँ पे रिटर्न कहते हैं वेलकम टू सी हैश कोर्स ASP.NET कोर 3 सी हैश के साथ। ठीक है, रिटर्न कहते हैं। कंट्रोल F5 प्रेस करता हूँ रन करने के लिए। आप यहाँ पे भी प्रेस कर सकते हैं, ये IIS को क्लिक करेंगे तो रन होगा। या आप ब्राउज़र की सेटिंग भी कर सकते हैं कि आपके पास ये डिफरेंट ब्राउज़र होते हैं, तो ओपन
आप किसके साथ करना चाहते हैं वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे देखें कि आपने रन किया तो ये रन हो गया। अब अगर आप HTTPS वाली टिक लगाते हैं, वहाँ से ख़त्म भी नहीं करते और बाद में यहाँ से भी ख़त्म नहीं करते और ये अनेबल SSL लगी रहती है, तो आप जब कंट्रोल F5 करेंगे तो आपके पास एक वार्निंग आएगी, पोटेंशियल सिक्योरिटी रिस्क। आप इसको एडवांस पे क्लिक करेंगे और एक्सेप्ट द रिस्क एंड कंटिन्यू कर देंगे तो ये चल जाएगा। अभी HTTPS पे है तो ठीक है, दोनों तरह से आप चला सकते हैं, कोई इशू नहीं। आगे जाके हम देखेंगे HTTPS और सिंपल डेवलपमेंट में क्या फ़र्क होता है। अब हमने एक कंट्रोलर बनाया था जिसका नाम हमने टेस्ट रखा था, उसमें हमने एक से वेलकम का फंक्शन बनाया था या मेथड बनाया था। वो मेथड कॉल करते हैं तो वेलकम टू ASP.NET Core 3 C# कोर्स, ये हमें रिटर्न कर देता है। अब हमने एक HTML पेज रिटर्न करना है, उसको कैसे रिटर्न करेंगे? अगर आप लोगों ने अभी HTML और CSS का कोर्स नहीं देखा तो बराए मेहरबानी जो मैंने लिंक सेंड किए थे वहाँ से HTML CSS का कोर्स लाजमी देखें। बहुत डीपली ना देखें लेकिन एटलीस्ट इतना देखें कि जब हम काम कर रहे हो तो आपको अंदाज़ा हो कि कौन सी कमांड क्या काम करती है। पब्लिक एक्शन रिजल्ट, अच्छा ये एक्शन रिजल्ट भी हो सकता है, आई एक्शन रिजल्ट भी हो सकता है, व्यू रिजल्ट भी हो सकता है। इनकी रिटर्न मुख्तलिफ हो सकती है। एक्शन रिजल्ट, आई एक्शन रिजल्ट, व्यू रिजल्ट, इन सबको आप रिटर्न व्यू कर सकते हैं। तो यहाँ मैं इसका नाम देता हूँ टेस्ट के अंदर वर्किंग विद व्यूज, या इसको मैं कह देता हूँ रेजर व्यू। यहाँ MVC में जो हम जिस व्यू पे काम करते हैं उसको हम रेजर व्यू कहते हैं। रेजर व्यू एक ऐसा व्यू होता है जिसकी एक्सटेंशन, जो भी फाइल नेम होता है, फाइल नेम डॉट CS HTML होता है, जिसमें CS से मुराद C# और HTML है। एक ऐसा पेज जिस पे एट ए टाइम आप C# का कोड भी लिख सकते हैं और आप HTML का कोड भी लिख सकते हैं। जो माइक्रोसॉफ्ट की पुरानी टेक्निक थी ASPX वाली, वेब फॉर्म वाली, उसमें आपकी C# की फाइल अलग बनती थी, HTML की फाइल अलग बनती थी। तो HTML को जो डाटा आपने C# से भेजना होता था वो भी उसका तरीकाकार अलग था। यहाँ आपके पास एक ही फाइल है, उसके ऊपर डाटा मौजूद है, HTML में भी वही यूज़ हो रहा है, C# के लिए भी वही डाटा यूज़ हो रहा है। रिटर्न व्यू, अब व्यू में जब मैं रिटर्न व्यू करूँगा तो ये एक पाथ बनाएगा। कैसा पाथ? जैसा पाथ हमारा यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ तक तो हमारा HTTPS ये तो फिक्स हो गया। लोकल होस्ट भी इसी तरह आता है। आगे पोर्ट रैंडमली हर प्रोजेक्ट की अलग अलग आ रही होती है। पोर्ट के बाद आप देखें तो कंट्रोलर का नाम और एक्शन का नाम या फंक्शन का नाम या मेथड का नाम, कंट्रोलर का नाम और मेथड का नाम। कंट्रोलर है टेस्ट, मेथड है से वेलकम। इसी तरह कंट्रोलर है टेस्ट और मेथड है वर्किंग विद रेजर व्यूज। तो ये क्या करेगा, जब इसमें मैं रिटर्न व्यू करूंगा तो ये मुझे एक CS HTML फाइल रिटर्न करेगा। कौन सी फाइल रिटर्न करेगा? ये ढूंढेगा फाइल को कहाँ से। हमारे पास व्यूज वाला फोल्डर है, उसके अंदर जाएगा, उसके अंदर जाके जो कंट्रोलर का नेम है और इसमें कंट्रोलर का नाम हमारे पास टेस्ट है तो टेस्ट वाले कंट्रोलर में जाएगा। उसके बाद जो है ये मेथड, जो भी मेथड का नाम है उस मेथड का नाम डॉट CS HTML वाला पेज ढूंढेगा, मतलब ये पेज ढूंढेगा वर्किंग विद रेजर व्यू डॉट CS HTML, ये वाला पेज ओपन करेगा। तो हम यहाँ से ओपन बना लेते हैं, ये ओपन करते हैं, व्यूज, राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे एक फोल्डर बनाते हैं जिसका नाम टेस्ट होगा, फिर उसके अंदर एक व्यू बनाएंगे जिसका नाम रेजर वर्किंग विद रेजर व्यू डॉट CS HTML होगा। तो ये मैं खुद नहीं बनाता, मैं यहाँ पे अगर राइट क्लिक करता हूँ इस पूरे के अंदर कहीं भी, ये जो मैंने मेथड बनाया है इसके अंदर कहीं भी राइट क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ऑप्शन है ऐड व्यू का। ऐड व्यू करूँगा तो यहाँ आप देखें होम और शेयर्ड का फोल्डर आ रहा है सिर्फ। तो ये देखिए इसने नाम खुद ही लिख दिया, वर्किंग विद रेजर व्यू, और बाकी जिस तरह आ रहा है। फिलहाल मैं यूज़ लेआउट को भी नहीं लगाता, ये कोई टिक नहीं लगाता, ये टिक डिसेबल है वैसे भी, और ये दोनों नहीं लगा रहा। ऐड किया,
ये हमारे पास एक बन गया, जिसमें ये सी शार्प का हिस्सा है और ये HTML का है। हम बीच में भी लिखेंगे, इसको हम कहते हैं कोड ब्लॉक। मैं साइज और बढ़ा देता हूँ। कोड ब्लॉक, कोड ब्लॉक हमेशा ये होता है कि आप जहाँ पे भी लिखना चाहें, सी शार्प की एक से ज़्यादा लाइनें लिखना चाहें, तो आप इस तरह लिखते हैं, @ और कर्ली ब्रैकेट्स। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पे सी शार्प का कोड होता है। ये आपके पास HTML है। सबसे पहले ये एक लिखा हुआ लेआउट नल, लेआउट्स को जब हम पढ़ेंगे तो हम डिस्कस करेंगे कि लेआउट नल का मतलब क्या होता है। अभी मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ, var name is equal to, ये सी शार्प में एक वेरिएबल बनाई है। इस वेरिएबल को यहाँ मैं HTML में यूज़ करना चाहता हूँ। ये HTML है, बॉडी में है, एक H1 ओपन किया, मैंने कहा वेलकम मिस्टर, और आगे नाम मैं वो दिखाना चाहता हूँ जो यहाँ पे आ रहा है, इस नेम की जो वैल्यू आ रही। तो HTML के अंदर कहीं भी सी शार्प की वेरिएबल्स को यूज़ करना चाहें तो आप @ लगाएंगे, सी शार्प की वेरिएबल आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि @ आगे सी शार्प का सिंटैक्स आ गया, नेम वेलकम मिस्टर, और आगे है @नेम, तो @नेम में मैंने लिखा है हसनैन, तो यहाँ आ जाएगा वेलकम मिस्टर हसनैन। मैं रन करता हूँ, हमारा जो कंट्रोलर है वो टेस्ट है, वर्किंग विथ रेजर व्यू, ये देखिए वेलकम मिस्टर हसनैन। अगर हम इसको मैं यहाँ पे व्यू पे सोर्स करता हूँ कि मुझे इसका कोड दिखाए, कोड में क्या लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ वेलकम मिस्टर हसनैन लिखा हुआ है H1 के अंदर, यहाँ पे @ नेम नहीं है। यही चीज़ होती है सर्वर साइड और क्लाइंट साइड, कि ये सारा क्लाइंट साइड कोड था, जैसे हमने सर्वर पे लिखा था वैसे ही हमें मिला। इसके बाद जितना हम कोड ब्लॉक में हमने लिखा था यहाँ कोड, वो कोड यहाँ पे नज़र नहीं आएगा, क्योंकि वो सर्वर साइड का कोड हमेशा रिजॉल्व होके आता है। रिजॉल्व होकर आने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे इसकी आउटपुट क्या होगी, नेम की जगह जो भी मैंने नेम में स्टोर किया हुआ है वो यहाँ पे आ जाएगा, तो वो उसने यहाँ पे दिखा दिया है। तो यहाँ @नेम नहीं आया, इस तरह कोड ब्लॉक भी नहीं है। ये तो था कि हमने एक सिंपल वेरिएबल बनाई और इस वेरिएबल को यहाँ यूज़ कर लिया। अब इसके अलावा हम लिस्ट बना सकते हैं जिस पे लूप लगाएंगे। मिसाल के तौर पे हम .NET के कोर्स में कौन कौन सी लैंग्वेजेस सीखेंगे, तो var languages is equal to new list of string। अब यहाँ पे मैं एक एक लैंग्वेज बता देता हूँ। सी शार्प होगी, ASP.NET Core 3 होगी, HTML5 होगा, CSS3, JavaScript, jQuery, Vue.js, Entity Framework वगैरह वगैरह। ये कुछ लैंग्वेजेस हमने बना ली। अब जैसे हम इन लैंग्वेजेस को यहाँ दिखाना चाहे तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं। मैं एक पैराग्राफ, वी विल लर्न फॉलोइंग लैंग्वेजेस टॉपिक्स। अब यहाँ पे मैं एक यूएल बनाता हूँ, यूएल के अंदर एल बनाता हूँ, एल में सी हैश एक लैंग्वेज होगी, ASP.NET Core 3 ये दूसरी होगी। इस तरह करके मैं सारी दिखाना चाहता हूँ। जो ऊपर मैंने सी शार्प की लिस्ट में बनाई है ये वाली, ये सारी मैं यहाँ पे 1 बाय 1 दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ मैं लूप लगाऊंगा, और लूप कौन सा, फॉर ईच का लूप, @for each, डबल टैप, तो ये लिख देगा वार एटम इन कलेक्शन। वार ऐसे ही रहने दें, एटम भी बेशक ऐसे ही रहने दें, कलेक्शन हमारे पास जो है उसका नाम हमने रखा था यहाँ पे लैंग्वेजेस, तो यहाँ पे हम लैंग्वेजेस लिखेंगे। अब में मैं ये फारिश का लूप है, ये लैंग्वेजेस की लिस्ट में से एक एक लैंग्वेज निकाल के लाएगा और उसका नाम होगा एटम लैंग्वेज का। तो मैं इसको LANG भी कर सकता हूँ, कोई भी नाम दे सकता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे var के बजाय मैं प्रॉपर डिफाइन भी कर सकता हूँ, ये स्ट्रिंग होगी क्योंकि ये लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है, तो इससे
एक एक निकलेगी तो वो स्ट्रिंग होगी। वार वार एटम लिख दें या स्ट्रिंग लैंग्वेज लिख दें, एक ही बात है। यहाँ एट द रेट लगाऊंगा तो देखें LANG लैंग्वेज आ रही है। अब मैं रन करता हूँ इसको, Ctrl F5, ये पेज रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें हमारे पास आ गया C# PHP वगैरह वगैरह। और इसका अगर मैं व्यू पे सोर्स करता हूँ कि मुझे इसका कोड दिखाएं, तो अब देखें कोड में UL ओपन और क्लोज के दरमियान ये सारी लैंग्वेजेस लिखी हुई हैं। हालांकि हमने यहाँ पे सारी लैंग्वेजेस नहीं लिखी, हमने तो यहाँ सिर्फ 3 लाइनें लिखी, एक लूप लगाया और एक LI उसके। तो ये सर्वर साइड पे सारा कुछ रिजॉल्व होगा, रिजॉल्व होने के बाद जो उसका रिजल्ट आया वो रिजल्ट आपको यहाँ शो हो रहा होगा। इस तरह जो मैंने लैंग्वेजेस का ऑब्जेक्ट बनाया, लिस्ट बनाई, वो भी मुझे यहाँ पे नजर नहीं आ रही। तो ये तरीका था कि हम यहाँ पे कोई भी वेरिएबल बनाते हैं और उसको यहाँ पे शो कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ ईमेल एड्रेस लिखना चाहता हूँ। ईमेल एड्रेस में जब मैं लिखूंगा ABC@XYZ, तो @XYZ को तो ये कंसिडर कर लेगा कि ये एक वेरिएबल है। उसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइए उसको देखते हैं। एक H3 ईमेल एड्रेस, यहाँ मैं लिखता हूँ प्रोजेक्ट बेस्ड ट्रेनर @ अब @ लिखा तो ये तो येलो हो गया। येलो होने का मतलब ये है कि अब ये C# की वेरिएबल उठाएगा, जबकि मुझे तो यहाँ hotmail.com लिखना है। तो अब देखिए मैंने जब hotmail.com लिखा है तो ये @ खुद ब खुद ब्लैक हो गया। ब्लैक का मतलब ये है कि अब ये C# का सिंटैक्स नहीं रहा। तो स्ट्रिंग के दरमियान में जब @ आ जाता है तो वो समझ जाता है कि यहाँ पे मैंने वेरिएबल नहीं लेनी बल्कि प्लेन टेक्स्ट लेना है। अब फॉर एग्जाम्पल आप जो है ये जो है ना अकाउंट टाइप वो यहाँ रख देते हैं, हॉटमेल, ठीक है। फिलहाल hotmail.com रख रहा हूँ, बाद में हॉटमेल रख के भी चेक करूँगा। और यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ अकाउंट टाइप। अब मैं चाहता हूँ ये जो अकाउंट टाइप है ना, इसको बल्कि हॉटमेल के बजाय मैं जीमेल कहता हूँ, जीमेल, ठीक है। नाम अकाउंट टाइप रखा है जीमेल। अब यहाँ मैंने लिखा प्रोजेक्ट बेस्ड ट्रेनर @अकाउंट टाइप। मैं चाहता हूँ यहाँ पे gmail.com है, यानी कि अकाउंट टाइप एक वेरिएबल बनाया है, उस वेरिएबल की वैल्यू आनी चाहिए, जबकि यहाँ पे तो ये वैल्यू दिखाता नहीं है। फिर उसका तरीका ये है कि आप ब्रैकेट्स लगा लें यहाँ पे। अब देखें ये C# का मतलब C# की वेरिएबल है, उसके ऊपर आप कर्सर लेके जाएं, ये आपको बताएगी कि स्ट्रिंग अकाउंट टाइप। तो उसमें हमने वैल्यू रखी हुई है gmail.com, तो ये यहाँ पे gmail.com आ जाएगी, ठीक है। यानी कि आप स्ट्रिंग @ से फौरन पहले कैरेक्टर भी स्ट्रिंग है, बाद में भी स्ट्रिंग है, तो ये @ इग्नोर हो जाता है कि C# की वेरिएबल नहीं बनाता। अगर वेरिएबल बनाना चाहते हैं तो आपको राउंड ब्रैकेट्स लगानी होती हैं। नेक्स्ट, अब आपके पास कुछ इस तरह का सिनेरियो है कि यहाँ पे आप बताना चाहते हैं कि आपके पास 10 लैपटॉप अवेलेबल हैं और उनकी प्राइस है 50,000 पर लैपटॉप। तो आप लिखते हैं लैपटॉप्स अवेलेबल, प्राइस ऐसे लिख देना @50,000 पर पीस। अब देखें ये @50,000 को इसने वेरिएबल कंसिडर कर लिया कि ये तो एक वेरिएबल होगा। तो जाहिर है हमने पढ़ा था कि भाई यहाँ से अगर इस तरह कर देता हूँ तब तो ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे स्पेस भी देना चाहता हूँ। अब क्या होगा, अब जिस तरह ये बताया था ब्रैकेट्स लगा लें, ब्रैकेट्स भी नहीं लगा सकते क्योंकि फिर 5000 C# का सिंटैक्स नहीं है। तो इसका क्या सोल्यूशन होगा, इसका सोल्यूशन ये होगा कि आप डबल लगा लें। एक खुद ब खुद इग्नोर हो जाएगा। जब इसको रिजॉल्व करेगा तो 2 लिखे होंगे तो उनमें से एक को स्किप कर देगा, दूसरा आपको शो करेगा। मैं रन करता हूँ Ctrl F5 और पेज रिफ्रेश करता हूँ
ये देखें @5000 पर पीस, और इसमें इसने एक @ को इग्नोर कर दिया। इसी तरह यहाँ पे ट्रेनर @ हमने लगाया नहीं था, यहाँ @ भी हमने दिखाना है, तो अब @ लगाता हूँ तो फिर प्रॉब्लम आती है। ठीक है, अब फिर मैं अपना ब्रैकेट लगा दूंगा यहाँ पे। नहीं, अब यहाँ पे हमारे पास सिनेरियो ये है कि हमने यहाँ पे @ भी दिखाना है एक, और दूसरा हमने अकाउंट टाइप भी दिखानी है। तो अगर हम यहाँ पे दो @ लगाते हैं, एक @ के लिए और दूसरा वेरिएबल के लिए, तो पहला @ दूसरे को स्किप कर देता है। ये भी हम नहीं कर सकते। इसके लिए तरीका यह है कि C# के अंदर हम @ यहाँ पे इंक्लूड कर देंगे। यहाँ पे gmail.com आ जाएगा, ये उससे पहले @ दिखा देगा। कंट्रोल F5 करते हैं तो आप इसका रिजल्ट देख लें। ये देखिए @gmail.com। तो ये रेजर का सिंटेक्स था, और भी इसमें चीज़ें आएंगी ऐसा ऐसा, लेकिन ये बेसिक इसका सिंटेक्स था। अगर ये लेआउट नल अगर मैं नहीं लिखता तो आप देखेंगे कि ये पहले पेज इस तरह सिंपल आ रहा था, इसके बाद मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें ये कुछ इस तरह से आ गया, ये ऊपर होम और प्राइवेसी वगैरह। तो अगर अब मैं व्यू पे सोर्स करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास ये हेडर और नेविगेशन और ये बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। और उसके बाद ये फिर रेड में आ रहा है कि ये दोबारा HTML तो पहले स्टार्ट हो चुका है, तो दोबारा क्यों स्टार्ट हो रहा है। खैर वो तो अलग एक बात है। तो लेआउट का मतलब ये है कि इसने ना कुछ लेआउट पेजेस बना के रखे होते हैं। अब लेआउट पेजेस को समझते हैं। लेआउट पेजेस क्या होते हैं? एक हमारे पास हर कंपनी अपने पास ना एक लेटर हेड यूज़ करती है, आमतौर पे यूज़ करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सारी कंपनीज यूज़ कर रहे हों। एक ये कि ये हमारी स्क्रीन है, हम कुछ भी बनाते हैं तो वो यहाँ से बनना शुरू हो जाता है। ये विदाउट लेआउट पेज काम हो रहा है। लेकिन दूसरी सूरत में ये है कि हम अपना लेटर हेड बना लेते हैं, जो कुछ इस तरह से फॉर एग्जाम्पल लोगो वगैरह लगते हैं, और यहाँ पे लोगो आ गया, ऊपर फ़ोन नंबर वगैरह वगैरह लिखा, और अब जो कुछ हम लिखते हैं वो यहाँ से लिखते हैं। ये इसको हम कहते हैं लेआउट पेज। अब हमारे पास ना दो लेआउट पेज भी हो सकते हैं, जैसे हमने ये एक बनाया, इस तरह का हमारे पास एक दूसरा भी हो सकता है। ये समझे हम दो चीज बना रहे हैं, एक एडमिन पैनल के लिए और एक यूजर के लिए बना रहे हैं। तो एडमिन पैनल में ये रेड नजर आता है, यूजर पैनल में रेड नजर आता है, लेकिन एडमिन पैनल में ये रेड होता है और यूजर पैनल में ये ब्लू होता है। मैं कुछ इस तरह से करना चाहता हूँ, लेकिन बाकी जो डाटा है वो एज इट इज इधर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है। तो इसमें ना हम फर्दर इसको मजीद हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। जैसे ये वाला पोर्शन है, ये हमने उठाया और इसको यहाँ रख दिया, और इधर से हमने दोनों जगह इसको यूज कर लिया कि इधर भी यूज हो जाए और इधर भी यूज हो जाए। क्योंकि अब अगर हम दो अलग अलग जगह पे रखते हैं और कल को इसके अंदर कुछ लिखा हुआ है, कंपनी का नेम लिखा हुआ है ABC, और इधर भी लिखा होगा ABC, और कंपनी कल ABC की बजाय XYZ हो जाती है, तो मुझे यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा, यहाँ भी करना पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पे मैं एक जगह रख देता हूँ और कंपनी का नाम ABC लिखता हूँ, और जो यहाँ पे होता है जब मैं इसको यहाँ पे उठा के रखता हूँ तो यहाँ खुद ब खुद ABC आ जाता है। यूँ समझे कि ये हम एक स्टैंडर्ड पार्ट बना लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं पार्शियल व्यू। पार्शियल व्यू, और ये जो दरमियान में मतलब लेटर हेड के ऊपर हम लिखते हैं तो कभी कुछ लिखेंगे कभी कुछ लिखेंगे, इसको हम जस्ट कहते हैं व्यू। और ये जो मतलब पूरा
एक बना हुआ हमारे पास कि एडमिन पैनल में कोई भी पेज होगा, उसमें एक पेज ये है तो दूसरा पेज ये होगा, और यहाँ पे डाटा गोज हेयर, तो यहाँ होगा विद एडिशनल स्ट्रिंग वगैरह वगैरह। यहाँ पे मैं कुछ अलग काम करना चाहता हूँ, यहाँ पे अलग। तो ये जो चीज़ होगी, जो यहाँ भी आ रहा है यहाँ भी आ रहा है, ज़ाहिर है ये भी मैं एक जगह बनाऊंगा ताकि इसमें कोई भी चेंजिंग रिक्वायर्ड हो तो मैं कल को कंपनी कहती है ये ब्लू कर दें, तो मुझे इधर और इधर दो अलग जगहों पे ब्लू ना करना पड़े, एक ही जगह करूं, तो उसको हम कहते हैं लेआउट पेज। अब थोड़ा सा यहाँ से हम देख लेते हैं, एक वेबसाइट खोलते हैं, ये evdsp.com। अच्छा, वो मेरे को इंटरनेट स्लो अच्छा खुल रही है, हाँ ओपन हो गई। अब देखें यहाँ पे ना मैं मुख्तलिफ पेजेस खोलता हूँ, ये लोगो डिज़ाइनिंग का खोलता हूँ, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सोल्यूशन ट्रेनिंग का खोलता हूँ, पीएचपी का, और एडवांस वेब यूज़र इंटरफेस का। ये अलग अलग मैंने पेज खोले। पहले पेज पे देखें ये स्लाइडर आ रहा है, और ये क्लिक टू जॉइन सेमिनार आ रहा है, और ये कुछ एक न्यूज़ चल रही है वो आ रही है, बाकी ये नीचे डाटा है। अब यहाँ पे जाता हूँ तो ये देखें, ये तो आ रहा है क्लिक एयर, ये भी आ रहा है, बीच में स्लाइडर गायब हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखें तो ये भी इसी तरह है, ये नीचे डाटा अलग है लेकिन ऊपर ऊपर भी वही चीज़ है, दरमियान में से स्लाइडर नहीं है। तो ये देखिए ये सारे पेज एक जैसे हैं, इनमें सिर्फ डाटा जो है ना वो यहाँ से चेंज होना शुरू होता है। तो ये जो चेंज होने वाला एरिया होता है, जितना एरिया चेंज होता है, मसलन यहाँ तक चेंज होता है, नीचे ये भी हमेशा यही रहता है, टॉप पे ये भी हमेशा यही रहता है, तो ये जो एक जैसा रहता है इसको हम कहते हैं लेआउट पेज। ठीक है, और जो चेंज हो जाता है इसको हम कहते हैं व्यू। और एक ऐसी चीज़ जो मैं अक्सर जगहों पे यूज़ कर रहा होता हूँ, मिसाल के तौर पे यहाँ पे कहीं पे, अच्छा नहीं यहाँ पे नहीं आ रहा, बहरहाल अगर मैं कोई ऐसी चीज़ यूज़ कर रहा हूँ जैसे ये लॉगिन रजिस्टर है, ये अगर तमाम पेजेस पे आना चाहिए लॉगिन और रजिस्टर लिखा हुआ, तब तो मैं इसको लेआउट पेज पे रख दूंगा, और उस लेआउट पेज को जो भी व्यू यूज़ करेगा उसके साथ ये जा रहा होगा। ठीक है, और एक तरीका ये है कि मैं सब पे तो यूज़ नहीं करना चाहता, मसलन मैं 90% जगहों पे लॉगिन रजिस्टर यूज़ करूंगा, लेकिन 10% जगह ऐसी हैं जहाँ मैंने यूज़ नहीं करना, तो फिर मैं ये लॉगिन रजिस्टर वाला कोड भी उठा के मैं इस तरह एक पार्शियल व्यू बना लूंगा, जैसे ये बनाया था ये पीछे वाला सर्कल, और जहाँ जहाँ रखना होगा तो मैं उठा के रख दिया करूंगा, अदरवाइज नहीं रखूंगा। तो आइए हम यहाँ पे लेआउट पेज बनाते हैं, पहले से भी लेआउट पेज बना हुआ है लेकिन हम उसको यूज़ नहीं करते, हम अपना लेआउट पेज बनाते हैं, एक सिंपल सा बनाते हैं, मोस्टली इसको शेयर्ड में रखते हैं, आप कहीं भी रख सकते हैं, और इसका नाम मैं देता हूँ, एक व्यू ऐड करेंगे, इस व्यू का नाम आप रखेंगे, इस तरह व्यू भी कर सकते हैं, और अगर आप प्रॉपर नाम से ऐड करना चाहे की बात है, बाद में आप इसको जैसे मर्जी कर लें। यहाँ पे मैं न्यू आइटम करता हूँ, न्यू आइटम में मैं इसको लिखता हूँ लेआउट, तो ये रेजर लेआउट आ गया, इसका नाम मैं दे देता हूँ यहाँ पे अंडरस्कोर एडमिन लेआउट। ये मोस्टली जितने लेआउट होते हैं या पार्शियल व्यूज होते हैं इनका हम अंडरस्कोर से स्टार्ट करते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि ये इंडिपेंडेंट खुद कुछ भी नहीं होंगे, हम किसी को नहीं देंगे। जैसे स्टॉम्प पेपर आप समझ लें, जैसे लेटर हेड मैंने बताया, तो कोई भी कंपनी किसी को अपना ब्लैंक जो है वो लेटर हेड नहीं देगी, क्योंकि वो तो उस पर फिर कुछ भी लिख सकता है, हमेशा हर कंपनी लिख के देती है। तो इसी तरह हमने ये जो लेआउट बनाने हैं, मतलब ये डिज़ाइन बनाएंगे, हम लेटर हेड बनाएंगे, ये भी हम ब्लैंक किसी को शो नहीं करने देंगे। तो उसके लिए हम यहाँ अंडरस्कोर लगाते हैं कि ये डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं होगा। अब यहाँ पे देखें तो लेआउट हमने बनाया, तो इसमें हमारे पास ये एक डॉक्टर एचटीएमएल ओपन हेड और बॉडी, ये चीज़ें ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं बताऊंगा। सिर्फ यहाँ पे देखिए एक हमारे पास आ रहा है @व्यू बैग डॉट टाइटल, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ, और यहाँ रेंडर बॉडी लिखा है उसको ख़त्म कर देता हूँ। तो ये प्योर एचटीएमएल का कोड है जिसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ। और अब यहाँ पे बल्कि मैं पहले ऐसे करता हूँ कि इस लेआउट पेज को यूज़ करने के बजाय एक नॉर्मल व्यू बनाता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ पब्लिक एक्शन रिजल्ट या आई एक्शन रिजल्ट, और इसको मैं कहता हूँ व्यू या HTML।
HTML, रिटर्न व्यू, यहाँ से राइट क्लिक करके ऐड व्यू किया, ऐड कर दिया। चूंकि मैंने बताया था कि ये एक डिफ़ॉल्ट लेआउट लगा होता है, वो उसको यूज़ कर लेता है, तो हमने या तो यूज़ लेआउट पेज को टिक लगानी है तो उसको यूज़ करेगा, अदरवाइज ये लेआउट नल लिखा हुआ होगा कि ये किसी लेआउट को यूज़ नहीं करे। अब मैं यहाँ पे ना एक सिंपल बनाना चाहता हूँ, ज़्यादा लंबी डिटेल में नहीं जाता। www रूट में गया, CSS यहाँ पे मेरे पास मौजूद है, ऐड न्यू आइटम, यहाँ पे CSS स्टाइल शीट आ गई, और यहाँ पे मैं कस्टम डॉट CSS इसको नाम दे देता हूँ। इसमें मैं लिखता हूँ कि जो हमारे पास हेडर होगा उसकी हाइट 100 पिक्सल होगी, बैकग्राउंड उसका रेड होगा। इसी तरह फुटर जो होगा उसकी हाइट 200 पिक्सल होगी और बैकग्राउंड उसका ब्लू होगा। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, ये जो मैंने एक सिंपल इंडेक्स HTML के ऊपर जो एक व्यू ऐड किया था, इसमें मैं एक कस्टम CSS को ड्रैग और ड्रॉप करता हूँ, तो ये CSS की फाइल यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पे मैं एक हेडर बनाता हूँ, हेडर some data goes here in header। इसी तरह यहाँ पे फुटर बनाता हूँ, footer data goes here। अब कंट्रोल F5 करता हूँ और स्लैश टेस्ट स्लैश HTML ये पेज कॉल करता हूँ। तो ये देखिए हमारे पास ये हेडर आ गया, ये फुटर आ गया, ये बीच में हम कोई डाटा लिखना चाहते हैं। some data goes here in body। तो ये देखिए some data goes here in body, मैं इसको जूम कर देता हूँ। ये हमारा हेडर हो गया, ये फुटर हो गया, और ये वो जगह जहाँ पे हर दफ़ा डाटा चेंज होगा। अब इस सारे को मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से और लेआउट पे ले आता हूँ, लेआउट पे आके पेस्ट कर देता हूँ। लेआउट पे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये लेआउट नल होगा, क्योंकि लेआउट तो खुद एक लेआउट होगा, उसमें लेआउट नल नहीं लिखना हमने। अब यहाँ पे जो हमारे पास चीज़ है ना, ये हर दफ़ा चेंज होनी है। इसके लिए मैं यहाँ लिखूंगा @render body। ये क्या करेगा, रेंडर बॉडी का मतलब ये है कि ये ब्लैंक स्पेस होगी यहाँ पे, और जब भी कोई व्यू इस लेआउट को यूज करेगा, यानी कि इस लेटर हेड को यूज करेगा, तो उसका डाटा यहाँ से स्टार्ट होगा। सेव कर दिया। अब मैं मेरे पास ये HTML है, HTML में मैं यहाँ पे लेआउट नल लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं एक लेआउट बताता हूँ। लेआउट बताने के लिए आप टिल्डा साइन लगाते हैं, स्लैश, और आप यहाँ पे पहुंच गए हैं। इसके बाद आप देखें तो ये क्लोज कर देता हूँ। आप व्यूज वाले फोल्डर में जाएंगे, शेड वाले में जाएंगे, अंडरस्कोर एडमिन लेआउट ये यूज करेंगे, तो व्यूज शेड अंडरस्कोर एडमिन लेआउट डॉट CSHTML, मैं कहता हूँ ये लेआउट यूज करें, ठीक है। और फिर जो है ना, सिर्फ ये बॉडी वाला लिखना है, क्योंकि बाकी सारा तो उधर से आ रहा होगा पहले से ही, हमने HTML वगैरह नहीं बनाना, वो लेआउट के अंदर पहले से बना होगा, हम सिर्फ ये लिखेंगे। ऊपर हमने लिखा कि ये वाला लेआउट यूज करेगा, यानी इस लेआउट में रेंडर बॉडी जो बनाया था, रेंडर बॉडी की जगह पे ये चीज लिखी जाएगी, बाकी एज इट इज आएगा। अब देखें, बिल्कुल वही आउटपुट मिल गई जो हमें पहले मिल रही थी। हाँ, अगर यहाँ पे मैं लेआउट नहीं बताता और कमेंट कर देता हूँ लेआउट को, तो अब देखिए क्या इसका रिजल्ट होगा। आप देखें यही कैमरास और होम प्राइवेसी और बीच में ये लिखा हुआ, तो अब इसने अपना एक डिफॉल्ट लेआउट है वो यूज कर लिया है। वो डिफॉल्ट लेआउट हमारे पास ये अंडरस्कोर लेआउट के नाम से है, ये देखें ये बना हुआ है।
ये कम रेजोल्यूशन और इस तरह। अच्छा, अब इसने ये डिफ़ॉल्ट लेआउट क्यों यूज़ किया? मैं चाहता हूँ कि अगर मैं लेआउट नहीं बताता तो जो मेरा लेआउट बना हुआ है ना, ये एडमिन लेआउट डिफ़ॉल्ट ये वाला बन जाए। ये काम आप करना चाहें तो आपके पास यहाँ पे व्यू स्टार्ट के नाम से एक फाइल है। इस पे जाएँ तो इसमें ये डिफाइंड है कि जो लेआउट है डिफ़ॉल्ट वो अंडरस्कोर लेआउट के नाम से होगा। जब इस तरह लिखा हो और साथ एक्सटेंशन ना लिखी हो, पूरा पाथ ना दिया हो। ये देखिए मैंने यहाँ पे पूरा पाथ दिया था। ये व्यू शेयर्ड एडमिन लेआउट CSHTML, तो ये एग्जैक्ट इस लेआउट पे जाता है। और अगर ना दिया हो जैसे हमारे पास ये व्यू स्टार्ट है, तो ये कहाँ से सर्च करता है? ये याद रखें, ये फिर व्यूज शेयर्ड यहाँ इस फोल्डर में सर्च करता है, अगर आप सिर्फ नाम देते हैं और आप एक्सटेंशन वगैरह साथ नहीं देते। सेव कर लिया मैंने। अच्छा, अब मैं दो तीन पेजेस बनाना चाहता हूँ टेस्ट HTML। यहाँ पे मैं कहता हूँ पब्लिक एक्शन रिजल्ट HTML2 रिटर्न व्यू, और यहाँ पे ऐड करता हूँ ऐड व्यू। अब यूज लेआउट पेज, अब लेआउट पेज को यूज करेगा। अगर ना मैं आगे यहाँ पे नहीं बताता तो वो डिफॉल्ट लेआउट यूज करेगा, और मैं अपनी मर्जी का लेआउट बताना चाहता हूँ तो मैं यहाँ व्यूज में जाऊंगा, शेड में जाऊंगा और अंडरस्कोर एडमिन लेआउट, मैं कहता हूँ ये यूज करना चाहिए इसको, ये करके मैं ऐड कर देता हूँ। अब ये जो मैंने एडमिन लेआउट बनाया ये इसको यूज करेगा। ये देखें, लेआउट एडमिन लेआउट डॉट CSHTML, ठीक हो गया। अब देखें, मैं इसको रन करता हूँ HTML2 कंट्रोल F5। ये देखें, ये HTML2 हो गया। ये HTML, अब HTML में दूसरा लेआउट यूज हो रहा है, वहां पे भी मैं यही बता देता हूँ, या वो जो कमेंट किया था उसको अनकमेंट कर देता हूँ। ये अनकमेंट कर दिया, अब दोनों का लेआउट सेम हो गया। अब देखें, ये हो गया HTML, और ये HTML2 अब देखें सम डाटा गोज हेयर की जगह चेंज हो गया, बाकी ऊपर नीचे वही चीज़ है। तो अब बेशक मैं 1000 पेजेस बना लूँ, मुझे ये टॉप और बॉटम बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं होगी, ये एक ही जगह बना हुआ है और जब मैं यूज़ करना चाहूँ मैं इसको यूज़ कर सकता। और यहाँ पे जो डाटा आ रहा है ये हमारे व्यू का डाटा होगा जो कि रेंडर बॉडी की जगह पे जाएगा। अब यहाँ पे मैं दोबारा बना देता हूँ आपको एक दूसरी शेप में, कि हमने एक लेआउट पेज बनाया, उसमें हमने एडर फुटर डिफाइन किए, और अगर ज़रूरत है तो हम यहाँ पे स्लाइडर भी बना सकते हैं, और लेफ्ट मेन्यू वाला एरिया भी बना सकते हैं, और यहाँ पे कुछ प्रमोशन वगैरह वो लिख सकते हैं। अब मेरे वेबसाइट पे ना ये जितनी चीज़ें मैंने बनाई मुझे ये हर पेज पे चाहिए, तो मैंने एक लेआउट बना लिया, उस लेआउट में ये सारी चीज़ें इंक्लूड कर दी। हाँ, ये जो रेड बॉक्स इसमें बना रहा हूँ ये इस एरिया में कुछ भी नहीं बनाया, और इस एरिया की जगह मैंने लिख दिया लेआउट पेज लिख दिया @रेंडर बॉडी। मैं साइज थोड़ा कम कर देता हूँ। ये रेंडर बॉडी लेगा। अब जब मैं एक नॉर्मल व्यू यूज़ करता हूँ, कोई भी व्यू, उसमें मैं अपना कुछ भी डाटा लिखता हूँ, कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन लिखता हूँ, और कुछ एजुकेशनल इंफॉर्मेशन लिखता हूँ वगैरह वगैरह। अब मैं चाहता हूँ कि ये ना इस फ्रेम के अंदर फिट होके आ जाए, इस लेटर हेड के ऊपर आ जाए। तो हमेशा जब मैं यहाँ पे इसको लेआउट बताऊंगा ना कि इसका लेआउट कौन सा होगा, और मैं पाथ में वही पाथ बताऊंगा, यहाँ पाथ में इसका पाथ दूंगा, ठीक है, जहाँ पे ये पड़ा हुआ है उसका पाथ मैं यहाँ पे दूंगा। तो ये क्या करेगा, ये जितना भी हमने कोड लिखा हुआ है ये अपने आप को रेंडर बॉडी में रख देगा, यानी कि ये यहाँ से उठाएगा, जो कुछ हमने बनाया वो यहाँ रेंडर बॉडी की जगह यहाँ पे रख देगा।
तो ये कंसेप्ट है हमारे पास रेंडर बॉडी का और लेआउट पेजेस का। अब यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉब्लम और है कि मिसाल के तौर पे अगर ये एडमिन है तो हमने ये सारा ऐसे ही रखना है, और अगर ये एडमिन नहीं है, ये एडमिन से एक स्टेप नीचे कोई अकाउंट है, तब हमने ये कुछ प्रमोशनल एरिया है ये नहीं दिखाना, ये हमने नहीं दिखाना अगर वो एडमिन नहीं है तो। और एडमिन है तो वो देख सकता है, यानी सुपर यूजर है तो हमने दिखाना है, और एडमिन है तो हमने नहीं दिखाना। कुछ भी यूजर की टाइप की बेस पे या किसी भी वजह से हमने एक जगह दिखाना है, बाकी जगह नहीं दिखाना, और बाकी सारा कुछ अलग है। तो मैं क्या करूंगा, एक दूसरा लेआउट बनाऊंगा और यहाँ पे ये चीज़ नहीं रखूंगा। और कल को अगर वो कहते हैं कि ये टॉप वाला एरिया चेंज करे, तो मुझे यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा, यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा। तो ये अप्रोच अच्छी नहीं है। मैं ये दूसरा लेआउट नहीं बनाऊंगा, बल्कि क्या करूंगा, ये जो एरिया मेरे पास मौजूद है, जो एक जगह मैंने दिखाना है एक जगह नहीं दिखाना, इसको मैं यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। अब जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसको यहाँ इंक्लूड करवा दिया करूँगा, और ज़रूरत नहीं होगी तो इंक्लूड नहीं करवाऊँगा। मैंने पहले भी बताया कि इस चीज़ को हम फिर पार्शियल पेज कहते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि पार्शियल पेज कैसे बनाते हैं, और जहाँ ऑन डिमांड कहाँ-कहाँ हम उसको मतलब इंक्लूड कराना है तो कैसे इंक्लूड कराते हैं। और ये जो लेआउट पेजेस हमने बनाए हैं ये तो सिंपल है, तो हम एक एचटीएमएल थीम में ऑनलाइन मिलती है, डाउनलोड और कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिलती हैं और पेड भी होती हैं। उन थीम्स को हमने यूज़ कैसे करना है। इसी तरह मैंने जैसे ये बताया आपको कि हमने पार्शियल व्यू बनाया, कुछ हमें इस तरह के और भी केसेस होंगे जिनमें हमें मिसाल के तौर पे होम का पेज है तो मेरे पास ना 2-3 स्टाइल शीट हैं। एक है abc.css और दूसरी है def.css। ये 2 फाइल्स हैं, मैंने इंक्लूड करानी है होम के पेज पे, क्योंकि वहाँ पे स्लाइडर है और कुछ और फंक्शनैलिटी है जो इसकी वजह से आ रही है। इसी तरह मैंने एंड पे यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की myscripts.js और myscripts2.js, ये मैंने 2 फाइलें रखनी है इस सूरत में कि अगर होम का पेज है बाकी पेजेस पे नहीं रखनी। तो इसके लिए हम जो डिफाइन कहते हैं वो हम इसको कहते हैं फिर सेक्शंस हम डिफाइन कहते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे पार्शियल व्यू कैसे डिफाइन करते हैं, पार्शियल व्यू में व्यू को इंक्लूड लेआउट पे या नॉर्मल व्यू पे पार्शियल व्यू को इंक्लूड कैसे कराते हैं, और इसके बाद हम सेक्शन कैसे बनाते हैं और सेक्शन को डाटा कैसे भेजते हैं। आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है, आप लोग प्रैक्टिस कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जल्द मैं अपलोड करूँगा। अल्लाह हाफिज़।